हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी टीपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब हम अभी क्या कर रहे हैं, पूरा फुल जो है प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रीलिम्स की सीरीज़ कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, पॉलिटी का अभी तक आपके जो है 10 जो क्लास है वो हो चुकी है। आज का जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 280 है। 279 तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको हम देखेंगे। जिस किसी ने इसके पहले की जो क्लासेज नहीं देखी है, वो हमारे जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पॉलिटी की अभी तक 10 क्लास हो चुकी हैं। ये आज की क्लास नंबर 11 है। वहाँ पे क्या है, 1 से जो है 1 से 10 तक पूरा जो है चैप्टर वाइज एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम उसको 2 पार्ट में कंप्लीट करा रहे हैं। जो शॉर्ट में जो छोटा चैप्टर है, उसको हम एक ही पार्ट में कंप्लीट करा रहे हैं। इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। शब्द राज्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य के अंतर्गत आता है। भारतीय जीवन बीमा निगम भी आता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड भी इसके अंतर्गत शामिल है। टकराज बनाम भारत संघ AIR 1988 के बाद में विनिश्चय किया गया है कि संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य नहीं है, यह एक स्वैच्छिक संस्था है। इस पर राज्य का व्यापक नियंत्रण नहीं है। आर्टिकल जो 14 है वो किससे संबंधित है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो प्रत्याभूत समता का अधिकार है, निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। तो यह किसके विरुद्ध प्राप्त है, कार्यपालिकाकृत प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि, उपयुक्त सभी के विरुद्ध प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का जो अधिकार है वह कार्यपालिकाकृत प्रक्रियात्मक विधि और अधिष्ठायी विधि तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। कौन सा आर्टिकल ये बात करता है, आर्टिकल 15(4). शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है, आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का 4 के अधीन शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। इसका विस्तार संविधान के अनुच्छेद 15 का 5 में दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न सरकारी सहायता प्राप्त या निजी संस्थानों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश में विशेष उपबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है, पहला है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता में ये सम्मिलित है। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किसमें सम्मिलित है, ये आपका जो है प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। दूसरा क्या है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, समता के अधिकार में क्या है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है, तो ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। वेंकट बनाम मैसूर राज्य के बाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मंदिर दिन रात पूजा के लिए खुला रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। इसके अंतर्गत मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को नया आयाम दिया। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार अब निर्धारित किया कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्त हो। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि शब्द से तात्पर्य विधायिका के द्वारा पारित विधि नहीं, वरन ऐसी विधि है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। मतलब क्या पूछा गया है, भारतीय नागरिक के द्वारा जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो मुख्य रूप से कौन सी ऐसी रिट है जिसके माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को जो है सशरीर जो है क्या किया जाए, हाजिर किया जाए।
हमने क्या बात करी थी कि आर्टिकल जो है 32 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। याचिका कितनी प्रकार की थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 5 प्रकार की थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार देता है। इसके तहत ही बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस रिट किसी भारतीय नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु जारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही राज्य के खिलाफ यह रिट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय अवैध रूप से हिरासत में लिए गए किसी भी आम नागरिक के लिए राज्य के खिलाफ जारी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। अभी हमने इसके ऊपर वाले बॉक्स में देखा क्या था, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। उच्चतम न्यायालय कौन सा? उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी की जाती है। स्पष्ट है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों में अपील कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। लोक पद, अगर कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए लोक पद पर अनुचित रूप से जो है ग्रहण, मतलब कोई जो है व्यक्ति, आप लोगों ने ऐसा न्यूज़पेपर में भी कई बार पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति जो है किसी भी पब्लिक जो सर्विस है उस पर क्या किया है, वो अनुचित रूप से जो है पद ग्रहण किए हुए, बल्कि जो है वो अवैध रूप से उसका जो है वह जो व्यक्ति है वो उसका हकदार नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको जो ये जो आती है ये किसके अंतर्गत आता है? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है कि मतलब लोक पद की अनुचित ग्राह्यता का सुधार में निम्नलिखित में से किस याचिका के द्वारा किया जा सकता है। मतलब उससे पूछा जाएगा कि आप जो है इस पद पर कौन से अधिकार से आप इस पद को धारण किए हो। अधिकार परीक्षा का मतलब यही होता है। शाब्दिक संदर्भ में देखा जाए तो इसका अर्थ है कि प्राधिकृत वारंट के द्वारा है, इसे न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति के द्वारा लोक कल्याण के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। हमने क्या देखा था, हमने 20 और 21 को देखा था कि आर्टिकल जो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 359 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो है सबको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कौन सा है, यह जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद जो है 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत यह घोषित किया गया है कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जाएंगे। अतः प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह स्थगित नहीं किया जा सकता है। कौन सा? 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकार जो है क्या कर दिए जाएंगे, सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, 20 और 21 को छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? तो इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार संसद को है। संसद विधि के द्वारा संघ या किसी व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रदत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापना के संबंध में किया है। ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदि समर्पण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मैंडमस मतलब परमादेश। याचिका में मैंडमस ये लैटिन भाषा का शब्द है। मैंडमस मतलब परमादेश एक लैटिन भाषा का शब्द है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों के संबंध में पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्या है? समता का जो अधिकार दिया गया है। समता का अधिकार किसमें दिया गया? 14 से लेकर 18 में समता का अधिकार दिया गया है।
और आपका वाक की स्वतंत्रता में इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, 19 से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किससे संबंधित है, ये 25 से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हम 5 प्रकार की रिट की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो वो कौन सा है, आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, कारण है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित है। नागरिकों को दिए जाने वाले ये अधिकार निरपेक्ष असीमित नहीं है, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्नलिखित में से अध्यक्ष कौन था, वो जो है अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको हम एक एक करके देखेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवास समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी जो है पट्टाभी सीतारमैया। और राज्यों से संबंधित कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार से संबंधित जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक समिति से संबंधित है वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के संबंधित है कौन, ड्राफ्ट जो कमेटी से संबंधित कौन थे, अम्बेडकर। अल्पसंख्यकों की उप समिति से संबंधित कौन थे, HC मुखर्जी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये DPSP। अब इसके बारे में अगर हम आपको बताएं कि DPSP जो है कहाँ से कौन सा जो है भाग इससे संबंधित है, DPSP का जो है भाग है भाग 4, इसमें DPSP के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पूर्ण आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र हैं। मतलब इसमें क्या है कि जो उधर मूल अधिकार दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब है कि राज्य को जो अपनी नीतियों का निर्धारण करने में जो इसके अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसको ध्यान में रखकर जो है अपनी नीतियों का निर्धारण करना होगा, नीतियों को उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट जो अपनी पॉलिसी बनाने में इन तत्वों का ध्यान रखेगा, ये बात कही गई है। इसको कहाँ पे प्रावधान किया गया है, तो इसका प्रावधान किया गया है भाग 4 के अंतर्गत। तो किसने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, ये किसने कहा था, ये आपके कहे थे कि किसने कहा था, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। 51 का किससे संबंधित है, वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 51 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और भाग जो है कौन सा है, भाग 4A है, जिसको जोड़ा गया है किसके द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केसी व्हीयर, अब हमने इस बात को कितनी बार रिपीट किया कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केसी व्हीयर ने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा का पत्र कहा है। इन्हें धार्मिक उद्देश्य बताया। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, समान नागरिक संहिता का प्रचलन है, कहाँ पे है, गोवा में। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 44 जो है, मतलब जो DPSP का आर्टिकल जो 44 है वो किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जब लागू है, मतलब जहाँ पे लागू है। दूसरा क्या है, भारत में कौन सा एक ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता है, गोवा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करे, कौन सा है, 43 का A है। भारतीय संविधान का भाग 4 DPSP अनुच्छेद 43 का A राज्य को यह निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारिता को सुनिश्चित करे। इस अनुच्छेद को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया गया, किसमें प्रावधान किया गया है, आर्टिकल जो है 38 के अंतर्गत। राज्य द्वारा अनुरक्षणीय कुछ नीति तत्व, ये प्रावधान कहाँ किया गया है, 39 के अंतर्गत। सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित कौन सा है, ये 43 का B है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि से संबंधित है 51। फिर से देखेंगे, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा 38 है। राज्य के द्वारा अनुरक्षणीय कुछ नीति तत्व 39 है और सहकारी समितियों का संवर्धन संबंधित है 43 का बी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो कौन सा है? भाग 4 के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये क्या है? ये अपरिवर्तनीय है। आपने क्या देखा था कि जब हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट की है उसकी बात कर रहे थे, तो वो क्या था कि अगर आपके जो मौलिक अधिकारों का, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो और लेकिन जो है, जब हम बात करेंगे राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व की, तो राष्ट्र के जो नीति निर्देशक जो तत्व है वो अपरिवर्तनीय है। इनको लागू नहीं कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इनका उद्देश्य क्या है? इनका मेन मोटिव है कि कल्याणकारी जो है राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल जो है मूल कर्तव्यों में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन जीवन की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व और केवल जो है मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में निर्देशक तत्वों के तहत 48 का ए के अनुसार राज्य जो है देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन का, वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। जबकि अनुच्छेद 51 ए जी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, वन जीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य निर्धारित है। नेक्स्ट क्या है? सम्मिलित किया गया है। इसमें क्या है? प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे आयरिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसके विचार संविधान की प्रस्तावना नीति निर्देशक तत्वों में समाहित हैं। नेक्स्ट क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उत्तर बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। उपयुक्त सभी। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र और राज्य सरकारों की संदर्भित ऐसे निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के मूलभूत तत्व हैं। ये तत्व उन उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हैं जो भारत के शासन का आधार है। भारत का संविधान भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। ये निर्देशक तत्व वस्तुतः उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की रचना करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, गांधीवाद, उदार व्यक्तिवाद का सृजन करते हैं। निर्देशक तत्व कोई संवैधानिक आधार नहीं है, अतः किसी न्यायालय के द्वारा इसे कार्यान्वित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसके अंतर्गत शामिल है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसके संबंधित नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। इसका उद्देश्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय व्यवस्था को स्थापना करना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक समाविष्ट किया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान को अनोखी विलक्षणता प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है।
नेक्स्ट हम देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसमें? राज्य को के नीति निर्देशक तत्व में, आर्टिकल जो है 39 का डी। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 39 का घ में उपबंधित है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार से संचालन करेगा, सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों स्त्रियों को समान कार्य के लिए, मतलब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर समान कार्य दोनों कर रहे हैं तो उनको समान ही उसकी जो है वेतन दिया जाए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा है? समान कानूनी संहिता, आर्टिकल जो है 44 के अंतर्गत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान कानूनी संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 का एक, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का 25, 28 और अनुच्छेद 14 विधि के समस्त समता मूल अधिकार है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पहचान, विषय की पहचान की है। किसके संबंध में? इसमें क्या है? मद्य निषेध, फैक्ट्रियों और कारखानों में बाल श्रम निषेध, बेगार और बलात्श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध। इसके अंतर्गत क्या है? मद्य निषेध इसके अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 क्या बात करता है कि राज्यों को यह निर्देश देता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, राज्य की विशिष्टता, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का निषेध करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध इसके अंतर्गत आता है। काम करने का अधिकार आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन आता है। सूचना का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? तो ये पाया जाता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में काम के अधिकार को निहित किया गया है। इसके तहत राज्यों को अपनी क्षमता और विकास की सीमाओं के अंदर प्रत्येक आदमी के लिए काम करने के अधिकार प्राप्त कराने की अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43 के अंतर्गत, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 का का के अंतर्गत, आरंभिक शाश्वत देखभाल में 6 वर्ष से आयु के बालकों को शिक्षा हेतु उत्पन्न इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? अस्पृश्यता ये किसके अंतर्गत आता है? 17 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? समान कार्य और निःशुल्क विधिक सहायता, नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। आपका जो है ये जो डी पॉइंट है राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को उल्लिखित करता है? कौन सा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित? भारतीय संविधान का जो भाग है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों के एक दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का तथा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है? आपका डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40 है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा, इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ व प्राधिकार प्रदान करेगा। ग्राम पंचायतों का गठन, उनको मजबूत करने पर गांधी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों को जो है गठित करने, ग्राम पंचायतों गठन और उनको मजबूत करने में जो किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? कौन से दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो गांधी दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कारण है कि वे राज्य को
कोई भी विधायनी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। तो ये आपका कथन जो है सही है और कारण क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। हमने बताया था कि मूल अधिकार को लागू कराया जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं कराया जा सकता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि जब वो विधि निर्माण करेगा तो उसका जो है जो DPSP जो दिए गए हैं उनका क्या करेगा, उनका सम्मान करेगा। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को बाध्य नहीं कर सकती है, परंतु यह देश के शासन के मूलभूत महत्व के हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्तमान में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। केवल अनुच्छेद 39 का B और C में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के अनुच्छेद 39 B और C समाजवादी समाज की स्थापना के भारतीय संविधान के उद्देश्य पर आधारित है। इसी कारणवश इसे मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख किया गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों और आर्थिक समानता को भी स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के संबंध में प्रशासनिक क्रांति का दस्तावेज कथन को पुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। तो इसके अंतर्गत कौन सा गलत है? मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है, ये आपका गलत है क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है। डी जो है अनुच्छेद 51 का प्रत्येक नागरिक को 10 मूल कर्तव्य, 51 का में जो है प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद जो 51 का है प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। ये आपका गलत है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। मूल कर्तव्यों की व्याख्या 42वें संविधान संशोधन 51 का जोड़कर किया गया है, जबकि मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर 35 में शामिल किए गए हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या मूलतः 10 थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्व को एक चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार होता है? किसने कहा था? KT शाह ने कहा था। KT शाह ने जो है नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपयुक्त जो कथन है ये किसका है? ये ग्रेडविल ऑस्टिन का है। ग्रेडविल ऑस्टिन ने क्या कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान की जो सामाजिक दर्शन है उसको समाविष्ट करते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 43 है, जो कि क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन आदि या विधि बनाकर कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगा। मनरेगा के तहत जो क्या किया जाता है? मनरेगा के तहत परिवार के एक व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है 100 दिन का साल के 365 दिन में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रोवाइड करता है ये मनरेगा। अनुच्छेद 43 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत रोजगार न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है? तो कौन सा है? मद्य निषेध का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? तो किसके बारे में नहीं कहा गया है? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। संविधान ने कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है। यह राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्य, मानवीय स्थिति, जीवन का शालीन स्तर, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की
पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए उपयुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करना, मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में वयस्क शिक्षा के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया है? क्या है? मुफ्त कानूनी सहायता। नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान एवं मुफ्त कानूनी सहायता 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से प्रदान किया गया है। 39 का के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। और हमने 39 का डी में क्या देखा था? समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब स्त्री पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन जोड़े गए हैं? तो इसके अंतर्गत क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, आय और ओहदों की असमानता को कम करना। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जब हम सारे मौलिक कर्तव्य को याद कर लेंगे तब हम इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है, यह जो शामिल किया गया है वह स्वर्ण सिंह जो समिति है उसकी संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया। भाग 4 का के अंतर्गत 51 का में 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर से उपलब्ध कराता है, से संबंधित है। अब ये जो है और किस में, डीपीएसपी में कहाँ जोड़ा गया है? ये 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसमें 45 आर्टिकल जो 45 है उसमें जोड़ा गया है। और जो आपका मूल अधिकार है उसमें कौन सा जो आर्टिकल इसके संदर्भ में है? आर्टिकल 21 का ए, जो कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करता है। इसमें क्या है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या है? ये आर्टिकल 17 बात करता है, जो कि आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट जो है आपके जितने भी हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात कहाँ पे की गई है? ये की गई है आपके भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात की गई है। प्रस्तावना में उल्लिखित है कि व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र, मतलब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित जो है यहाँ पे बात की गई है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात की गई है। प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को संविधान सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों की रक्षा करना नहीं आता है, राष्ट्रगान का सम्मान करना आता है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना इसमें शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि 1976 का था। नेक्स्ट क्या है? 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य की सूची सम्मिलित की गई, जो कि 11वां था। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 86वां संविधान संशोधन था। तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया? अभी हमने देखा 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य की बात कही गई है? तो कौन सा भाग है? भाग 4 का काम मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। कौन सा है? आर्टिकल जो है 40। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, हिंसा से दूर रखना, ये सारे आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अब आप इसको चाहें तो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ये तो आपके पास होगा ही, आप इसको वहीं से याद कर सकते हैं। प्रेम जो बेरेक्ट है, आप बेरेक्ट से इसको याद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान।
ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना इसके अंतर्गत शामिल है। संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों का सम्मान करना इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं किया गया है? तो इसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना आता है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये इसमें शामिल नहीं है। ये आपके जो है मॉरल जो है मतलब नैतिक जो है दायित्व है आपका। भारतीय समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये जो है आपका इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है और डीपीएसपी, ये दोनों ही न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आपके केवल जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो न्यायालय के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। किसके माध्यम से? आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है 5 प्रकार की रिटें दी गई। उनके रिट के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन रिटों का प्रयोग करके वह अपने जो है मौलिक अधिकार को लागू करा सकता है। वैसे ही जो है आपका 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट को यह पावर दी गई है। तो हमने यह देखा है कि ये जो परमादेश के द्वारा इसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि परमादेश का प्रयोग आपको कहाँ कर सकते हैं, आप मूल अधिकार में कर सकते हैं, ना कि मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मौलिक कर्तव्य न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया। कौन सा है? 51 का। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना संबंधित 51 गा। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना 51 का छा है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना 51 का जा है। कार्यपालिका न्यायपालिका का जो अलगाव संबंधित है 50। ये 50 जो है वो क्या है आपका डीपीएसपी है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना 51 का जा है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना 51 का छा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना 51 गा है। तो ये आपका जो है चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके आगे की जो क्लास होगी नेक्स्ट वाली वीडियो हम लेके आएंगे। इसके आगे का जो चीज़ें होंगी, तो आप लोगों को ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी 8वीं प्रविष्टा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।